क्या हो अगर नारुतो सच में बेवकूफ़ न हो, बल्कि पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा हो? क्या हो अगर उसकी हर गलती, हर हार और हर मजाक के पीछे एक गहरी योजना छुपी हो? ये कहानी है उस नारुतो की जो सबसे ज्यादा हंसता रहा, सबसे कम समझा गया, लेकिन हर कदम पहले से तय करता रहा। आप सुन रहे हैं ये खतरनाक और दिमाग घुमा देने वाली व्हाट इफ कहानी सिर्फ नारुतो हिंदी वर्स पर, जहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। व्हाट इफ नारुतो प्लेड डम वाइल प्लानिंग एवरीथिंग। कहानी उस नारुतो से शुरू होती है जिसे पूरी दुनिया एक बेवकूफ़, शोर मचाने वाला और बिना सोचे समझे काम करने वाला बच्चा मानती है, जो अकादमी में फेल होता है, जो क्लास में चिल्लाता है, जो हर किसी के सामने अपनी बेइज्जती करवाता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह सब एक किरदार है, एक मुखौटा है, क्योंकि असली नारुतो बहुत पहले समझ चुका था कि कोनोहा जैसे गांव में सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो दिखते सबसे मासूम हैं। क्यूबी के साथ सील होने वाली रात सिर्फ एक राक्षस उसके भीतर बंद नहीं हुआ था, बल्कि एक सच्चाई भी जाग गई थी। नारुतो ने बहुत छोटी उम्र में ये देख लिया था कि बड़े लोग कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे होकागे मुस्कुराते हुए सच छुपाते हैं, कैसे निंजा गांव बच्चों को हथियार की तरह पालते हैं। और उसी दिन उसने तय कर लिया था कि अगर उसे जिंदा रहना है और अपनी शर्तों पर दुनिया देखनी है तो उसे मूर्ख बनकर रहना होगा। अकादमी में वह जानबूझकर गलत जवाब देता है ताकि कोई उसकी तेज समझ पर शक न करे। वह शैडो क्लोन जैसे जुत्सु सीख सकता था, लेकिन उसने खुद को आखिरी तक रोके रखा, क्योंकि वह जानता था कि जो बहुत जल्दी ऊपर आता है उसे सबसे पहले गिराया जाता है। इरुका उसे दया से देखता है, मिजुकी उसे कमजोर समझता है, और यही नारुतो की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि लोग जब तुम्हें कम आंकते हैं तब वे तुम्हारे सामने अपने सारे पत्ते खोल देते हैं। टीम 7 बनने के बाद काकाशी को लगता है कि नारुतो सिर्फ एनर्जी से भरा एक बेवकूफ़ बच्चा है, लेकिन बेल टेस्ट में नारुतो वही करता है जो वह चाहता है, वह हारता है, लेकिन ऐसी हारता है कि काकाशी के दिमाग में पहली बार सवाल उठता है। वेव मिशन के दौरान ज़ाबुज़ा की पहली ही मुलाकात में नारुतो समझ जाता है कि यह लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि टाइमिंग की है। वह जानबूझकर डर दिखाता है ताकि दुश्मन अपनी रणनीति जल्दी उजागर कर दे। हाकू के मास्क के पीछे छुपे दर्द को वह पहले ही पढ़ चुका होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह जानता है कि हर इंसान को टूटने के लिए एक सही पल चाहिए। सासुके उसे बेवकूफ़ समझता है, सकुरा उसे बोझ मानती है, लेकिन नारुतो चुपचाप हर किसी की कमजोरी और ताकत नोट करता रहता है। वह देखता है कि सासुके बदले से चलता है, सकुरा डर से, काकाशी अपराधबोध से, और जिराया आने से पहले ही वह ये समझ चुका होता है कि कोनोहा का असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर है। और इसी पहले अध्याय में ये साफ हो जाता है कि नारुतो उज़ुमकी कभी मूर्ख नहीं था, वह सिर्फ इंतजार कर रहा था सही समय का, सही चाल का, और उस दिन का जब वो सबको दिखाएगा कि सबसे खतरनाक दिमाग वही होता है जो सबसे ज्यादा हंसता है। व्हाट इफ नारुतो प्लेड डम वाइल प्लानिंग एवरीथिंग। अध्याय 2। अध्याय 2 वहीं से आगे बढ़ता है जहां नकाब और गहरा होने लगता है। अकादमी के दिनों में नारुतो जानबूझकर वही गलतियां दोहराता है जिनसे लोग उसे कभी गंभीरता से न लें। वह जानता है कि शिक्षक किस तरह सवाल पूछते हैं और छात्र किस तरह जवाब देते हैं, इसलिए वह सही जवाब जानकर भी ऐसा उत्तर देता है जिससे लोग हंसें, लेकिन उसकी नज़र हर उस चेहरे पर रहती है जो हंसी के पीछे छुपी सच्चाई दिखा देता है। मिजुकी जैसे लोग उसे कमजोर समझकर अपने असली इरादे जाहिर कर देते हैं, और यही नारुतो का डेटा बन जाता है। वह अकेले में जंगल में घंटों बैठकर शैडो क्लोन की थ्योरी को नहीं बल्कि उसके लॉजिक को समझता है। वह जानता है कि यह जुत्सु सिर्फ संख्या नहीं बल्कि सूचना है, लेकिन वह इसे तब तक नहीं सीखता जब तक उसे लगे कि कोई देख नहीं रहा। मिजुकी की रात वही होती है जब नारुतो तय करता है कि अब पहला पत्ता पलटना है। वो स्क्रॉल चुराता है लेकिन डर की एक्टिंग करता है ताकि मिजुकी खुद को कंट्रोल में समझे। असल में नारुतो हर शब्द, हर चाल, हर लालच नोट कर रहा होता है। शैडो क्लोन सीखने के बाद भी वह उसे दिखावे की तरह इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि एक ही क्लोन बनाकर पूरे जंगल का नक्शा दिमाग में बैठा लेता है। इरुका के सामने वह रोता है, लेकिन ये रोना कमजोरी का नहीं बल्कि भरोसा जीतने का तरीका होता है। टीम 7 बनने के बाद नारुतो तुरंत समझ जाता है कि काकाशी असल में किस चीज को टेस्ट करता है, ताकत नहीं बल्कि इरादा। इसलिए बेल टेस्ट में वह सासुके से आगे नहीं भागता बल्कि सकुरा के पास रहता है ताकि काकाशी यह माने कि यह बच्चा टीम से ज्यादा जुड़ा है। वेव मिशन में जब ज़ाबुज़ा हमला करता है तो नारुतो डर दिखाता है, लेकिन उसकी आंखें ज़ाबुज़ा की सांसों की लय पकड़ लेती हैं। वह जान जाता है कि यह आदमी कब हमला करेगा और कब रुकेगा। हाकू के सामने वह मासूम बनता है क्योंकि वह देख चुका होता है कि हाकू को दुश्मन नहीं बल्कि बहाना चाहिए। सासुके जब आगे बढ़ता है तो नारुतो पीछे रहकर पूरे मैदान की दिशा नोट करता है। वह देखता है कि अगर लड़ाई बढ़ी तो कौन मरेगा और किसका फायदा होगा, और उसी वजह से वह सही समय पर गुस्से का नाटक करता है। क्यूबी की चक्र बाहर निकालता है, लेकिन उतनी ही जितनी जरूरी हो, ताकि सबको लगे कि यह बच्चा बस इमोशन से चलता है, जबकि असल में वो इमोशन को भी हथियार बना रहा होता है। सासुके को बचाना उसकी योजना का हिस्सा होता है क्योंकि वह जानता है कि उचिहा की आग को बुझाने से पहले उसे जलने देना पड़ता है। मिशन के बाद वह फिर वही बेवकूफ नारुतो बन जाता है, क्योंकि असली खिलाड़ी कभी जीत के बाद जश्न नहीं मनाता, वो अगले खेल की तैयारी करता है। और इसी अध्याय में ये साफ हो जाता है कि नारुतो का सबसे बड़ा जुत्सु शैडो क्लोन नहीं बल्कि यह कला है कि वह कब मूर्ख बने और कब पूरा मैदान अपने दिमाग में खींच ले, क्योंकि जो इंसान सबको लगता है कि कुछ नहीं समझता, वही अक्सर सब कुछ समझ चुका होता है। व्हाट इफ नारुतो प्लेड डम वाइल प्लानिंग एवरीथिंग। अध्याय 3।
चूनिन एग्जाम की घोषणा होते ही नारुतो के भीतर कोई उत्साह नहीं बल्कि एक ठंडी गणना शुरू हो जाती है। वह जानता है कि यह परीक्षा रैंक की नहीं बल्कि लोगों की असली शक्ल देखने का मंच है। लिखित परीक्षा में वह जानबूझकर वही करता है जो सब उससे उम्मीद करते हैं। घबराहट दिखाता है, पसीना पोंछता है, कभी इधर देखता है कभी उधर, ताकि सबको लगे कि यह बच्चा नकल के भरोसे है, जबकि असल में वह देख रहा होता है कि कौन किससे डर रहा है, कौन किस पर भरोसा कर रहा है और कौन इस सिस्टम को तोड़ने की सोच रहा है। उसे समझ आ जाता है कि यह परीक्षा सवालों की नहीं बल्कि हिम्मत की है। जंगल वाले राउंड में कदम रखते ही वह अपनी असली स्पीड छुपा लेता है, सासुके को आगे जाने देता है, सकुरा को बीच में रखता है और खुद सबसे पीछे चलता है, क्योंकि पीछे रहने वाला ही पूरा दृश्य देख पाता है। उसे हर टीम की चाल, हर जाल और हर घबराहट साफ दिखती है। वह जानबूझकर कुछ हमलों से बचता नहीं ताकि लोग यह मान लें कि यह बच्चा सिर्फ किस्मत से बच रहा है। और आचिमारू की मौजूदगी उसे पहले ही महसूस हो जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यह सर्प तभी काटता है जब उसे लगे कि सामने वाला डर रहा है। सासुके पर लगे श्राप को वह देखता है लेकिन रोकता नहीं, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि सासुके को रोशनी से पहले अंधेरा खुद देखना जरूरी है। प्रीलिमिनरी मैच में नेजी के सामने वह वही पुराना शोर मचाने वाला नारुतो बनता है, लेकिन हर वार से पहले वह नेजी की सांसों की गिनती करता है, उसकी आंखों की हरकत पढ़ता है और उसकी आदतें अपने दिमाग में दर्ज करता है। लड़ाई जीतने के बाद वह भाषण देता है ताकि सब यही माने कि यह जीत जज्बात से आई है, जबकि असल में ये जीत पहले ही दिमाग में लिखी जा चुकी थी। काकाशी अब शक करने लगता है लेकिन सबूत नहीं ढूंढ पाता। जिराया पहली बार नोटिस करता है कि यह बच्चा जितना बोलता है उससे कहीं ज्यादा देखता है, और नारुतो ये सब जानबूझकर करता है, क्योंकि वह समझ चुका है कि असली ताकत यह नहीं कि तुम कितना तेज हो, बल्कि यह है कि तुम कब तेज दिखना चुनते हो। और इसी अध्याय के अंत में ये साफ हो जाता है कि नारुतो अब सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं रहा, वह खेल को चलाने लगा है, लेकिन इतनी सफाई से कि अभी तक किसी को यह एहसास तक नहीं हुआ कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है जिसे सब सबसे कम आंक रहे हैं। What if Naruto played dumb while planning everything? अध्याय 4। चूनिन एग्जाम के फाइनल से पहले का समय नारुतो के लिए ट्रेनिंग का नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन का होता है। वह जिराया के साथ घूमते हुए ज्यादा जुत्सु नहीं सीखता बल्कि लोगों की आदतें पढ़ता है। वह देखता है कि कागे कैसे बात करते हैं, जॉनिन कैसे आदेश मानते हैं और आम निंजा कैसे डर को अनुशासन समझ लेते हैं। वह जानता है कि अगर आने वाला हमला सच में होगा तो वह बाहर से नहीं बल्कि अंदर की सहमति से होगा, इसलिए वह अपनी ट्रेनिंग को भी एक एक्ट बना देता है। सबको लगता है कि वह रसेगन में फंसा हुआ है और बार बार फेल हो रहा है, लेकिन असल में वह रसेगन को नहीं बल्कि अपनी इमेज को कंट्रोल कर रहा होता है। फाइनल्स के दिन वह देर से पहुंचता है ताकि सबको लगे कि यह बच्चा गैर जिम्मेदार है। नेजी के सामने वह वही पुराना नारुतो बनता है, चिल्लाता है, गिरता है, उठता है, लेकिन हर गिरने में वह नेजी की ताकत की सीमा समझता है और हर उठने में उसकी सोच की। आखिरी बार वह तभी करता है जब स्टेडियम का शोर इतना बढ़ जाता है कि कोई यह नोटिस नहीं करता कि लड़ाई का फ्लो पहले ही बदल चुका था। उसी दिन कोनोहा पर हमला शुरू होता है और नारुतो सबसे पहले यह नहीं पूछता कि कौन दुश्मन है बल्कि ये देखता है कि कौन गायब है। उसे समझ आ जाता है कि यह हमला अचानक नहीं बल्कि अनुमति से हुआ है। वो गांव बचाने नहीं दौड़ता बल्कि उन जगहों पर जाता है जहां से कंट्रोल लिया जाता है, क्योंकि वह जानता है कि आग बुझाने से बेहतर है आग लगाने वाले हाथ को रोकना। गारा के साथ उसकी लड़ाई भी शोर से भरी होती है ताकि सबको लगे कि ये दो जिंचुरिकी का टकराव है, लेकिन असल में नारुतो गारा के भीतर बैठे डर से बात कर रहा होता है। वह जानता है कि गारा को हराने से ज्यादा जरूरी है उसे अकेला महसूस न होने देना, और यही वजह होती है कि यह लड़ाई किसी मौत पर नहीं बल्कि एक रुकावट पर खत्म होती है। हमले के बाद सब नारुतो को हीरो मानने लगते हैं, लेकिन वह फिर वही बेवकूफ बन जाता है, क्योंकि वह जानता है कि हीरो बनने का मतलब है सबकी नज़र में आना, और नज़र में आने का मतलब है खेल से बाहर होना। तीसरा होकागे मर चुका होता है और सत्ता में खाली जगह बन जाती है, और नारुतो इस खाली जगह को सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि खाली कुर्सियां सबसे ज्यादा खून मांगती हैं। और इसी अध्याय में पहली बार यह साफ होता है कि नारुतो अब सिर्फ प्लान नहीं कर रहा, वह समय को भी अपने पक्ष में मोड़ना सीख चुका है, और यह सब करते हुए भी वह वही शोर मचाने वाला बच्चा बना रहता है, ताकि कोई यह न देख पाए कि असली चालें कब की चल दी गई हैं। What if Naruto played dumb while planning everything? अध्याय 5। तीसरे होकागे की मौत के बाद कोनोहा में जो खालीपन पैदा होता है वह सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि दिशा का होता है, और नारुतो इस खालीपन को सबसे पहले महसूस करता है। वह रोता है, चिल्लाता है, सबके सामने दुख दिखाता है ताकि कोई यह न देख पाए कि वह भीतर ही भीतर हर मूवमेंट गिन रहा है, कौन शोक मना रहा है और कौन मौके तलाश रहा है। वह देखता है कि कौन से जॉनिन अचानक ज्यादा मीटिंग्स में दिखने लगे हैं और कौन से चेहरे ज्यादा चुप हो गए हैं। सुनादे को लाने की बात उठती है और नारुतो खुशी दिखाता है, लेकिन असल में वह जानता है कि यह फैसला सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए लिया जा रहा है।
जिराया के साथ यात्रा में वह बार में शोर मचाता है, पैसे उड़ाता है, लोगों से उलझता है, लेकिन उसकी नज़र उन लोगों पर रहती है जो जिराया को पहचानते हैं और उन पर भी जो पहचानने का नाटक करते हैं। वह समझ जाता है कि अकात्सुकी की निगाहें अब काफ़ी पास आ चुकी हैं। सुनादे के सामने वह वही भावुक बच्चा बनता है जो होकागे बनने का सपना देखता है, लेकिन उसके शब्दों के बीच वह ये भी डाल देता है कि होकागे होना बोझ है, और सुनादे यह बात पकड़ लेती है क्योंकि वह जानती है कि यह बच्चा दिखने से कहीं ज्यादा समझदार है। ओरोचिमारू के सामने जब लड़ाई होती है तो नारुतो जानबूझकर क्यूबी की चक्र को बाहर आने देता है ताकि सबका ध्यान उसी पर रहे, जबकि असल में वह ओरोचिमारू की सीमाएं पढ़ रहा होता है। उसे समझ आता है कि यह आदमी अमर नहीं बल्कि डरपोक है, और डरपोक लोग सबसे ज्यादा खतरनाक तब होते हैं जब उन्हें लगता है कि वे हार नहीं सकते। कोनोहा लौटने के बाद नारुतो फिर वही पुराना बन जाता है, नूडल्स के पीछे भागने वाला, शोर मचाने वाला, क्योंकि अब उसकी योजना लंबी हो चुकी होती है। वह जान चुका होता है कि अकात्सुकी सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि एक प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रियाओं को तोड़ने के लिए सीधे हमला नहीं बल्कि धैर्य चाहिए। वह सासुके के भीतर बढ़ती बेचैनी को देखता है लेकिन उसे रोकता नहीं, क्योंकि वह समझता है कि कुछ लोग तब तक नहीं रुकते जब तक वे खुद को खो न दें। वैली ऑफ द एंड की लड़ाई में वह पूरी ताकत से नहीं लड़ता, वह हारने का चुनाव करता है क्योंकि जीत उस वक्त सासुके को और गहरा अंधेरे में धकेल देती और हार उसे जिंदा रखती है। कोनोहा में लोग इसे उसकी सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं, लेकिन नारुतो इसे अपनी सबसे सही चाल मानता है, क्योंकि उसने एक दोस्त नहीं बल्कि एक मोहरा बचा लिया था। और इसी अध्याय के अंत में वह ये तय कर लेता है कि अब खेल सिर्फ गांव का नहीं रहा, अब ये पूरी दुनिया का है, और इस खेल में जीतने के लिए सबसे पहले उसे सबको ये यकीन दिलाए रखना होगा कि वह अब भी वही बेवकूफ़ बच्चा है जो बिना सोचे कुछ भी कर देता है, जबकि असल में हर कदम, हर हार और हर आंसू पहले से तय नक्शे का हिस्सा होते हैं। वॉट इफ नारुतो प्लेड डम वाइल प्लानिंग एवरीथिंग। अध्याय 6। वैली ऑफ द एंड के बाद नारुतो कोनोहा लौटता है, लेकिन उसकी वापसी किसी हार की तरह नहीं बल्कि एक लंबी चाल की शुरुआत की तरह होती है। वह सबके सामने टूटे हुए दिल वाला बच्चा बना रहता है, सासुके का नाम सुनते ही गुस्सा दिखाता है, दीवारों पर मुक्के मारता है ताकि कोई यह न देख पाए कि वह भीतर ही भीतर उस लड़ाई की हर चाल दोबारा चला रहा है और संतुष्ट है कि सासुके जिंदा है और खेल में बना हुआ है। जिराया के साथ ट्रेनिंग के दौरान वह ज्यादा ताकत नहीं दिखाता, वह जानबूझकर धीरे सीखता है, गलतियां करता है ताकि जिराया भी उसे पूरी तरह न पढ़ पाए, क्योंकि नारुतो जानता है कि सबसे खतरनाक जानकारी वही होती है जो गुरु के पास भी अधूरी हो। वह शैडो क्लोन का इस्तेमाल अब सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि दुनिया देखने के लिए करता है। हर क्लोन एक अलग जगह, एक अलग अनुभव, और रात को जब सब यादें लौटती हैं तो वह उन्हें भावनाओं में नहीं बल्कि पैटर्न में बदल देता है। उसे समझ आने लगता है कि अकात्सुकी किस तरह काम करती है, कौन किसे इस्तेमाल कर रहा है और किसे लगता है कि वह कंट्रोल में है। गारा के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती जाती है और दोनों बिना ज्यादा बात किए एक दूसरे की सोच समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि जब लोग तुम्हें राक्षस समझ लें तब चुप रहना ही सबसे सुरक्षित होता है। अकात्सुकी जब गारा को निशाना बनाती है तो नारुतो बाहर से घबराया हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से वह पहले ही उस रास्ते को पढ़ चुका होता है जहां से देईदारा भागेगा। लड़ाई के दौरान वह जानबूझकर देरी करता है ताकि काकाशी और बाकी निंजा उस पर भरोसा न खोएं, लेकिन वह ये भी सुनिश्चित करता है कि देईदारा को ये यकीन हो जाए कि वह जीत रहा है, क्योंकि जीत का भ्रम इंसान को सबसे बड़ी गलती करवाता है। गारा की मौत नारुतो के चेहरे पर शौक बनकर आती है, लेकिन भीतर वह ये तय कर चुका होता है कि अब अकात्सुकी के साथ खेल खत्म नहीं बल्कि और गहरा होने वाला है। जिराया की मौत के बाद वह पूरी तरह टूटने का नाटक नहीं करता बल्कि सच में टूटता है, लेकिन इस टूटन को वह गुस्से में नहीं बल्कि स्पष्टता में बदल देता है। वह समझ जाता है कि अब खेल में भावनाएं कम और फैसले ज्यादा होने चाहिए। पेन के हमले से पहले वह कोनोहा में हर उस चेहरे को याद कर लेता है जो भागेगा और हर उस कोने को जहां लोग फंसेंगे, क्योंकि वह जानता है कि अगर हमला हुआ तो वह सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तैयारी से जीता जाएगा। और इस अध्याय के अंत तक ये साफ हो जाता है कि नारुतो अब सिर्फ मूर्ख बनने का नाटक नहीं कर रहा, वह पूरे सिस्टम को उसकी ही कमजोरियों के जरिए मोड़ रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी तक किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि जिस लड़के को वे आज भी बेवकूफ़ समझते हैं वही असल में इस पूरी कहानी का लेखक बन चुका है। वॉट इफ नारुतो प्लेड डम वाइल प्लानिंग एवरीथिंग। अध्याय 7। पेन के हमले का दिन आते ही नारुतो वही करता है जो कोई उससे उम्मीद नहीं करता। वह सबसे पहले मैदान में नहीं उतरता, वह पहाड़ पर बैठकर पूरे गांव की सांसें गिनता है, कौन सा इलाका पहले टूटेगा, कौन सा नेता सबसे पहले भागेगा और कौन सा हीरो बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि नारुतो जानता है कि असली युद्ध इमारतों में नहीं बल्कि फैसलों में लड़ा जाता है। वह सेज मोड सीख चुका होता है, लेकिन उसे किसी देवता की तरह दिखाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वह शांति में भी सब कुछ देख सके। जब वह गांव में उतरता है तो लोग सोचते हैं कि अब लड़ाई शुरू होगी, लेकिन नारुतो पेन पर हमला करने से पहले उन पथों को अलग करता है जो सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे होते हैं। वह जानबूझकर कुछ वार मिस करता है ताकि पेन ये समझे कि यह बच्चा अभी भी भावनाओं से चलता है, जबकि असल में हर मिस एक जगह खाली कर रहा होता है जहां से नागरिक निकल सके। लड़ाई के बीच वह चिल्लाता है, गुस्सा दिखाता है ताकि सबको लगे कि यह वही पुराना नारुतो है, लेकिन उसकी आंखें नागातो के दर्द तक पहुंच चुकी होती हैं। वह जान चुका होता है कि यह लड़ाई जीतने की नहीं बल्कि खत्म करने की है। नागातो के सामने खड़े होकर वह कोई भाषण नहीं देता, वो बस वही शब्द चुनता है जो नागातो खुद से सालों से सुनना चाहता था।
और यही वजह होती है कि यह लड़ाई किसी आखिरी धमाके पर नहीं बल्कि एक रुकावट पर खत्म होती है। कोनोहा बच जाती है और सब नारुतो को मसीहा मानने लगते हैं, लेकिन वह तुरंत फिर वही मूर्ख बच्चा बन जाता है। जश्न में ज्यादा खाता है, बेवजह चिल्लाता है, क्योंकि वह जानता है कि जिस दिन लोग यह मान लेंगे कि वह समझदार है, उसी दिन वह निशाना बन जाएगा। जिराया की यादें उसे रात में तोड़ती है, लेकिन दिन में वह उन्हें ताकत नहीं बल्कि अनुशासन में बदल देता है। अकात्सुकी अब उसे गंभीरता से लेने लगती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह नहीं समझ पाती, क्योंकि जो इंसान खुद को बेवकूफ़ साबित करने में इतना माहिर हो वह सबसे खतरनाक होता है। और इसी अध्याय के अंत में नारुतो ये तय कर लेता है कि अगला कदम सासुके का होगा, और उस कदम को रोकने के लिए उसे जीत नहीं बल्कि सही समय पर हार चुननी पड़ेगी, क्योंकि कुछ शतरंज की बाजियां तभी जीती जाती हैं जब राजा को मरने दिया जाए, ताकि पूरा खेल पलट सके। वॉट इफ नारुतो प्लेड डम वाइल प्लानिंग एवरीथिंग। अध्याय 8। पेन के बाद की शांति नारुतो के लिए आराम नहीं बल्कि तैयारी का समय होती है। वह सबके सामने वही शोर मचाने वाला, जश्न में खोया हुआ, बेपरवाह सा लड़का बना रहता है ताकि गांव और बाहर की ताकतें यह मान लें कि वह जीत के नशे में है, लेकिन भीतर ही भीतर वह हर रिपोर्ट, हर मूवमेंट और हर चुप्पी को जोड़कर एक नक्शा बना रहा होता है। वह जानता है कि अब अकात्सुकी का केंद्र सासुके है और सासुके का केंद्र बदला, इसलिए वह सीधे पीछा नहीं करता, वह इंतजार करता है, क्योंकि वह समझ चुका है कि पीछा करने से शिकार तेज भागता है। वह काकाशी और सुनादे के सामने जानबूझकर बचकाने सपने बोलता है ताकि वे उसे गंभीर मीटिंग से दूर रखें, जबकि उसकी शैडो क्लोन नेटवर्क चुपचाप सीमाओं के पार जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। हर क्लोन लौटकर एक ही बात कहता है कि टोबी दिखता कम और असर ज्यादा करता है, और यह पैटर्न नारुतो के दिमाग में घंटी बजा देता है। वह जानबूझकर सासुके से आमने सामने नहीं जाता, बल्कि ऐसे हालात बनाता है जहां सासुके को लगे कि रास्ता वही है जो वह खुद चुन रहा है। समिट के दौरान जब 5 कागे इकट्ठा होते हैं तो नारुतो खुद को रोक लेता है। वह जानता है कि अभी उसकी मौजूदगी सासुके को और कठोर बना देगी, इसलिए वह पीछे से घटनाओं को मोड़ता है। कुछ सूचनाएं देर से पहुंचती हैं, कुछ लोग समय से पहले बच जाते हैं, और कुछ फैसले टल जाते हैं। सबको लगता है कि यह किस्मत है, लेकिन असल में यह नारुतो की टाइमिंग होती है। वह ये भी तय करता है कि जब सासुके टूटेगा तो कोई हाथ उसे पकड़ने के लिए तैयार हो, इसलिए वह किलर बी से जानबूझकर दोस्ती बढ़ाता है, गारा के साथ संपर्क गहरा करता है, ताकि सासुके को यह दिखाया जा सके कि ताकत और अकेलापन एक ही रास्ता नहीं होते। वह हर जगह हंसता रहता है, बेवजह की बातें करता है, ताकि कोई यह न देख पाए कि उसकी चुप्पी में पूरा युद्ध लिखा जा चुका है। और इस अध्याय के अंत तक ये साफ हो जाता है कि नारुतो अब जीतने या हारने की सोच से बहुत आगे निकल चुका है। वह अब ये तय कर रहा है कि कौन सा दर्द जरूरी है और कौन सा टाला जा सकता है, और यही वह जगह होती है जहां सबसे खतरनाक रणनीतियां जन्म लेती हैं, क्योंकि वे तलवार से नहीं बल्कि इंतजार से लड़ी जाती हैं। वॉट इफ नारुतो प्लेड डम वाइल प्लानिंग एवरीथिंग। अध्याय 9। 5 कागे समिट के बाद दुनिया की रफ्तार तेज हो जाती है, लेकिन नारुतो जानबूझकर खुद को धीमा रखता है। वह सबके सामने यही दिखाता है कि वह राजनीति नहीं समझता, उसे बस सासुके को वापस लाना है और बाकी सब बातें उसके सिर के ऊपर से जाती हैं, जबकि भीतर ही भीतर वह हर कागे के डर, हर गांव की कमजोरी और हर समझौते की शर्तों को जोड़कर एक बड़ा पैटर्न बना चुका होता है। उसे साफ दिखता है कि यह युद्ध किसी एक विलेन की वजह से नहीं बल्कि सालों की जमा हुई गलतियों की वजह से फूटने वाला है, इसलिए वह तलवार उठाने से पहले दिमाग को चलाता है। वह जानबूझकर कुछ मिशनों में देर करता है ताकि सेनाएं सही जगह पर इकट्ठी हों, कुछ सूचनाएं वो अधूरी देता है ताकि दुश्मन अपनी चालें जल्दी दिखा दे, और हर बार जब कोई उससे सवाल करता है तो वह हंसकर बात टाल देता है, ताकि किसी को ये शक न हो कि यह बच्चा पूरे बोर्ड को पढ़ रहा है। चौथे महान युद्ध की शुरुआत में नारुतो सबसे आगे नहीं बल्कि बीच में रहता है, ताकि उसे दोनों तरफ की सोच दिखे। वह सैनिकों को मोटिवेशन भाषण नहीं देता बल्कि छोटे छोटे फैसले बदलता है, किस मोर्चे पर किसे भेजना है और किसे नहीं। वह जानता है कि सही इंसान को गलत जगह भेजना भी एक तरह की हत्या है। सासुके के साथ उसकी मुलाकात भी अचानक नहीं होती बल्कि उसी पल होती है जब सासुके सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहा होता है। नारुतो उस वक्त कोई दोस्ती की बात नहीं करता, वह बस वही मूर्ख सा सवाल पूछता है कि क्या तुम सच में खुश हो, और यही सवाल सासुके के भीतर पहली बार दरार डाल देता है। मदारा के सामने नारुतो पूरी ताकत नहीं दिखाता, वह जानबूझकर सीमित रहता है ताकि मदारा उसे हल्के में ले, क्योंकि वह जानता है कि अहंकार सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होता है। ओबितों के साथ उसकी बातचीत लड़ाई से ज्यादा मानसिक होती है। वह उसे यह महसूस कराता है कि कोई उसकी पीड़ा का इस्तेमाल कर रहा है, और यही एहसास ओबितों की टाइमिंग बिगाड़ देता है। कागुया के आने से सब कुछ अराजक हो जाता है, लेकिन नारुतो घबराता नहीं, क्योंकि उसके लिए ये युद्ध कभी देवताओं का नहीं था, यह इंसानों की पसंद का युद्ध था। अंतिम क्षणों में जब सब कुछ टूटता दिखता है तब नारुतो वही करता है जो उसने हमेशा किया है। वह मूर्ख बनने का नाटक करता है, खुद को खतरे में डालता है ताकि असली चाल पीछे से चल सके, और जब धूल बैठती है तो लोग समझ नहीं पाते कि युद्ध कैसे खत्म हो गया। उन्हें बस इतना पता होता है कि सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला लड़का फिर से हंस रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसी हंसी के पीछे पूरी दुनिया की दिशा बदली जा चुकी है। और यही अध्याय इस एहसास पर खत्म होता है कि सबसे खतरनाक रणनीति वही होती है जो जीत के बाद भी किसी को समझ न आए।
युद्ध के बाद की दुनिया वैसी नहीं होती जैसी लोग कल्पना करते हैं, न कोई भव्य जश्न, न कोई एक नाम जिस पर सारी जीत टिका दी जाए, क्योंकि नारुतो ने ये पहले ही तय कर लिया था कि अगर किसी एक चेहरे को श्रेय मिला तो अगली पीढ़ी फिर उसी चेहरे को गिराने निकलेगी। वह सबके सामने वही रहता है जो वह हमेशा से रहा है, हंसने वाला, शोर मचाने वाला, बेवजह की बातें करने वाला, ताकि लोग यह मानते रहें कि यह सब किस्मत, संयोग और दूसरों की ताकत से हुआ। लेकिन भीतर ही भीतर वह राहत महसूस करता है कि बोर्ड अब स्थिर है, मोहरे अपनी जगह पर हैं और खेल खत्म नहीं बल्कि संतुलित हुआ है। सासुके आखिरकार रुक जाता है और यह रुकना किसी हार की वजह से नहीं बल्कि थकान की वजह से होता है। नारुतो उसे गले लगाकर कोई बड़ा भाषण नहीं देता, बस इतना कहता है कि अब भागने की जरूरत नहीं है, और यही साधारण वाक्य उस पूरे अंधेरे सफर पर भारी पड़ता है। कागे आपस में समझौते करते हैं, लेकिन नारुतो जानता है कि असली समझौता कागज पर नहीं बल्कि आदतों में होता है, इसलिए वह होकागे बनने से पहले भी और बनने के बाद भी वही रहता है। मीटिंग्स में ऊबता हुआ, बीच में ऊँघता हुआ, ताकि कोई यह न देख पाए कि वह हर शब्द सुन रहा है, हर रुकावट नोट कर रहा है और हर झूठ को भविष्य के लिए दर्ज कर रहा है। लोग उसे कम आंकते रहते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनी रहती है। क्यूबी उसके भीतर हंसता है क्योंकि उसे पता है कि यह इंसान सबसे बड़ा राक्षस नहीं बल्कि सबसे बड़ा योजनाकार है। और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि नारुतो कभी भी खुद को महान नहीं मानता, क्योंकि उसने महान बनने का खेल कभी खेला ही नहीं था। उसने सिर्फ ये खेला था कि कैसे दुनिया को बिना बताए बेहतर दिशा में धकेला जाए। आखिरी दृश्य में वह अकेले इचिराकू के सामने बैठा नूडल्स खा रहा होता है। आसपास लोग हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और किसी को यह एहसास नहीं होता कि जिस लड़के को वे आज भी बेवकूफ़ समझते हैं वही उस शांति का सबसे बड़ा कारण है। और यही इस कहानी का असली अंत है, क्योंकि अगर नारुतो सच में हर कदम की योजना बनाता रहा और सबके सामने मूड बना रहा, तो उसकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि उसने युद्ध जीता, बल्कि यह थी कि उसने दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि उसे जीतना ही नहीं पड़ा। वॉट इफ नारुतो प्लेड डम वाइल प्लानिंग एवरीथिंग। अध्याय 10। युद्ध के बाद की शांति नारुतो के लिए आराम नहीं बल्कि सबसे खतरनाक चरण होती है, क्योंकि वह जानता है कि जब तलवारें रख दी जाती हैं तब दिमाग सबसे ज्यादा खेलता है। लोग अब बाहरी दुश्मन नहीं ढूंढते बल्कि अंदर दोषी खोजने लगते हैं, और नारुतो जानबूझकर इन सब चर्चाओं से खुद को दूर दिखाता है। मीटिंग्स में ऊँघता हुआ, रिपोर्ट्स में दिलचस्पी न लेने वाला, ताकि कोई यह न समझ सके कि वह हर शब्द को कितनी बारीकी से तौल रहा है। वह देखता है कि कौन शांति से असहज है और कौन युद्ध के बिना खुद को बेकार महसूस कर रहा है, क्योंकि ऐसे ही लोग अगली आग जलाते हैं। वह शैडो क्लोन नेटवर्क को खत्म नहीं करता बल्कि और सटल बना देता है। अब क्लोन जानकारी नहीं बल्कि मूड पढ़ते हैं, कौन नेता जल्दी गुस्सा करता है, कौन जल्दी डरता है और कौन मौके की तलाश में है। वह जानता है कि अगला संकट किसी संगठन से नहीं बल्कि किसी फैसले से आएगा। सासुके अब उसके साथ रहता है, लेकिन नारुतो उसे भी पूरी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि वह जानता है कि सासुके की ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह कागे को एक दूसरे के करीब लाने के लिए छोटे छोटे टकराव खुद सुलझा देता है ताकि कोई बड़ा मंच न बने, और हर बार जब कोई उसकी तारीफ करता है तो वह हंसकर बात बदल देता है, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि तारीफ ध्यान खींचती है और ध्यान खतरा होता है। इस अध्याय के अंत तक ये साफ हो जाता है कि नारुतो अब युद्ध नहीं रोक रहा, वह भविष्य के युद्धों के कारण ही मिटा रहा है, और यह काम तलवार से नहीं बल्कि आदतों को बदलकर किया जाता है। वॉट इफ नारुतो प्लेड डम वाइल प्लानिंग एवरीथिंग। अध्याय 11। समय के साथ नारुतो यह महसूस करने लगता है कि सबसे मुश्किल काम दुश्मन को हराना नहीं बल्कि दोस्तों को बदलना होता है, क्योंकि दोस्त तुम्हें वही मानते हैं जो वे देखना चाहते हैं, और वह इस छवि को तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए वह जानबूझकर छोटी गलतियां करता है, कुछ मिशनों में देर से पहुंचता है, कुछ फैसलों में भ्रम दिखाता है, ताकि लोग उसे अब भी पूरी तरह भरोसे के लायक न माने। लेकिन जब असली संकट आता है तो वही लोग बिना जाने उसके फैसलों पर चल पड़ते हैं। वह अकादमियों में बदलाव लाता है, लेकिन सीधे नियम बदलकर नहीं। वह सिलेबस में छोटे सवाल जुड़वाता है, ऐसे सवाल जिनका कोई एक सही जवाब नहीं होता, ताकि अगली पीढ़ी आदेश मानने से पहले सोचना सीखे। क्यूबी उसके भीतर पहली बार मानता है कि इंसानों की दुनिया शायद सच में बदल सकती है, क्योंकि यह इंसान उन्हें डर से नहीं बल्कि उलझन से रोक रहा है। नारुतो खुद को केंद्र में नहीं रखता बल्कि नेटवर्क बनाता है, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि वे खुद फैसले ले रहे हैं, जबकि असल में वे उसी दिशा में बढ़ रहे होते हैं जिसे उसने बहुत पहले चिन्हित कर लिया था। इस अध्याय में पहली बार ये दिखता है कि नारुतो की सबसे बड़ी योजना कोई एक मास्टर प्लान नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे बदलाव हैं, जो मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिसमें युद्ध करना आसान नहीं रह जाता। और यही वजह होती है कि दुनिया शांत नहीं बल्कि सतर्क बन जाती है। वॉट इफ नारुतो प्लेड डम वाइल प्लानिंग एवरीथिंग। अध्याय 12। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां नारुतो को पहली बार यह एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी चाल भी एक दिन उजागर हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांति से नहीं बल्कि अराजकता से जीते हैं। और ऐसे ही एक नए चेहरे की आहट उसे महसूस होने लगती है, कोई जो उसके जैसा नहीं लेकिन उसकी परछाई जैसा है, कोई जो मूर्ख बनने का नाटक नहीं करता बल्कि सच में खुद को छुपा लेता है। नारुतो पहली बार असहज होता है क्योंकि उसे समझ आता है कि दुनिया ने उससे सीख लिया है, और यही सबसे बड़ा जोखिम है।
वह फिर भी घबराता नहीं, क्योंकि उसने हमेशा यह मानकर योजना बनाई थी कि एक दिन कोई उसे पढ़ लेगा। इसलिए वह अब आखिरी परत पर काम शुरू करता है। वह खुद को और भी साधारण बना देता है, और भी अनुमान के बाहर, ताकि जो उसे पकड़ना चाहता है वह जल्दबाजी करे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि नारुतो कितना स्मार्ट है, सवाल यह है कि क्या वह उस दुनिया में भी आगे रह सकता है जो उसकी तरह सोचना सीख चुकी है। और यहीं से अगला खेल शुरू होता है, एक ऐसा खेल जहां सबसे खतरनाक चाल ये होगी कि कौन पहले खुद को कम आंकने का साहस करता है। समापन। और अंततः ये कहानी वहीं जाकर ठहरती है जहां से यह शुरू हुई थी, एक साधारण दिखने वाले इंसान पर, नारुतो उज़ुमकी, जो आज भी दुनिया की नज़रों में वही शोर मचाने वाला, बेपरवाह और थोड़ा सा मूर्ख सा इंसान बना रहता है। लेकिन अब यह मूर्खता उसकी ढाल नहीं बल्कि उसकी विरासत बन चुकी होती है। वह जानता है कि सच कभी एक धमाके की तरह नहीं आता बल्कि धीरे धीरे आदत बनकर फैलता है। वह अपने बनाए हुए सिस्टम से पीछे हट जाता है, क्योंकि असली जीत सिस्टम बनाने में नहीं बल्कि उसे खुद के बिना चलने देने में होती है। लोग अब भी यह बहस करते रहते हैं कि शांति कैसे आई, कोई कागे को श्रेय देता है, कोई सेनाओं को, कोई किस्मत को, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं होता कि सबसे बड़ा बदलाव उस इंसान ने किया जिसने कभी दावा ही नहीं किया। आखिरी दृश्य में नारुतो फिर उसी इचिराकु में बैठा होता है, नूडल्स खाते हुए, बच्चों से बहस करते हुए, हंसते हुए, और उसकी आंखों में कोई गर्व नहीं बल्कि संतोष होता है, क्योंकि उसने दुनिया को बचाने के लिए कभी खुद को नायक नहीं बनाया। उसने बस ये सुनिश्चित किया कि दुनिया को किसी नायक की जरूरत ही न पड़े। और यही इस कहानी का असली अंत है, क्योंकि सबसे खतरनाक योजना वह नहीं होती जो सबको दिखाई दे, बल्कि वह होती है जो सबको ये यकीन दिला दे कि कोई योजना थी ही नहीं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, अगर नारुतो का यह अलग और दिमागी रूप आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली व्हाट इफ नारुतो कहानियों के लिए चैनल नारुतो हिंदी वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं।